गुड इवनिंग सभी बच्चों को। और आज हम जो है करने वाले हैं, जो हमारी क्लास 12th की प्रिपरेशन चल रही है, रिवीजन चल रहा है, जो भी कह दो, उसमें चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज करने वाले हैं। और उन एमसीक्यूज में ज्यादा कुछ नहीं है, इजी टाइप के, मजा आएगा आपको करने में और चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ और पता भी चल जाएगा। और हमेशा की तरह आप जो है, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ यही कि ये जो क्वेश्चंस है ये सारे कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से करेंगे। बार बार मेरी ये चीजें रिपीट करने का मतलब ये कि आप कुछ भी न छोड़े, ठीक है, और करते रहे इसे। चलिए, जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? अगर हम किसी की जैव व्यवस्था, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही भाई जीव और समष्टि है, तो इसमें क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है इस पारितंत्र की, या जो भी आप समझे इस लैंग्वेज से, कोशिका, उत्तक, अंग या जीव। तो अगर हम जैव व्यवस्था की, कि जो भी हमारे लिविंग थिंग्स है, अगर उसकी व्यवस्था की बात करें तो उसमें सबसे छोटी इकाई क्या है? तो उसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? जीव है, ठीक है। यहां पे आपको कोशिका नहीं करना है, क्योंकि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, लाइफ की। यहां पे जैव व्यवस्था की बात कर रहा है। जैव व्यवस्था मतलब वही पारितंत्र, और पारितंत्र के अंदर यानी इकोसिस्टम के अंदर सबसे मेन, सबसे छोटी इकाई क्या है? जीव, यानी कि लिविंग थिंग। तो यहीं पे आप धोखा खाएंगे सबसे पहले, इसीलिए इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट की तरफ चलें। अगर हम गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि को जल की मात्रा संचय करती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध। देखो, गुरुत्वाकर्षण पानी को नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन नीचे की तरफ भूमिगत पानी बनाएगा, अंडरग्राउंड वाटर बनाएगा। लेकिन यह क्या कह रहा है कि कई बार जो मिट्टी होती है ऊपर वाली, वो पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेती है और वहीं पे रख लेती है, अंडरग्राउंड नहीं जाने देती। तो ये कौन सी क्षमता है? भूमि की क्षमता, गुरुत्वाकर्षण बल, संचय बल, या संचय जल, या हाइड्रोस्कोपिक जल। तो ये भूमि की क्षमता है, भूमि पे जो मिट्टी पाई जा रही है उसकी क्षमता है कि वो जल की कितनी मात्रा को अवशोषित करके अपने पास रख सकती है। तो ए वाला आंसर हमारा सही रहेगा, ठीक है। जो हमारा रिमोट है वो बेचारा कह रहा है कि मैम बहुत हो गया है ना, 12th वालों पे बहुत जुल्म ढा दिया आपने, कभी कुछ कभी कुछ। चलिए, करना पड़ेगा भाई, जैसे कि मैंने कहा, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, हमारी तरफ से तो नहीं कटना चाहिए, बाकी आप कितना याद कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। परभक्षण और परजीवी में इस तरह की पारस्परिक क्रिया होती है। प्लस प्लस, ये मैंने कहा था, ये जो टेबल है ये आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मैंने करवा दिए, मॉडल पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिए। हमसे पूछा है परभक्षण और परजीविता में कैसा संबंध मिलता है आपको? तो परभक्षण और परजीविता क्या होती है? जिसमें एक जीव दूसरे जीव पे डिपेंड रहता है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है। तो जो जीव डिपेंड रहता है, जैसे कि परभक्षण या परजीवी का एक अगर हम एग्जाम्पल ले, जुए, जो जुए होती है वो मानव के ऊपर रहती है सर में, तो मानव को तो नुकसान होता है क्योंकि जुए उसका खून चूस रही है, मच्छर हमारा खून चूस रहे हैं, तो मच्छर को तो फायदा है, वो तो फायदे में है, लेकिन हमें उससे क्या हो रहा है? या तो बीमारी फैल रही है या खून की कमी। तो डेफिनेटली हमें क्या है, ये कौन सा संबंध है? प्लस और माइनस का, ठीक है। प्लस प्लस नहीं है, माइनस माइनस भी नहीं है, प्लस जीरो भी नहीं है, ये क्या है? प्लस माइनस है। ये टेबल आपको बनवाई हुई है, इसको ध्यान में रखें। वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन ध्यान में रखना है, आया हुआ है बिहार और यूपी के पेपर में। एल्यूवियल, ग्लेशियल, कॉल्यूवियल या इओलिन, क्या है भाई ये? देखो, वायु द्वारा मृदा का स्थानांतरण, हवा से पानी, जो वायु है वो, वायु से हवा की वजह से जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। आज मेरे शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे हैं ना, वायु हवा सब कुछ मिक्स हो रखा है, कोई बात नहीं, चलता है। जैसा कि मैंने कहा, कई बार जब हम ज्यादा बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो बायोलॉजी सर में चढ़ जाती है, और उसके साइड इफेक्ट जो आप देख रहे हैं वैसे ही है। बहुत मेहनत, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी मैं ही भी कर रही हूँ, क्वेश्चन ढूंढना। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 2004 तक के पेपरों को छान मारा है, क्वेश्चन ढूंढती हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाया और आ ना जाए। देखो, अब ये ऐसा है कि हम कोई क्वेश्चन करवाते हैं, उसमें से अगर 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो ऐसा सोचना कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। हमने लॉन्ग करवाया, उसमें से कोई शॉर्ट आ गया, मेहनत सफल। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन की तो भरमार है, अनंत आपके पास चीजें हैं, आप एक क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज तो नहीं है कि सेम वही क्वेश्चन आए, पर आता भी है, ऐसा भी होता है। क्योंकि देखो, हमने जो एमसीक्यूज किए हैं उनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज हमें मॉडल पेपर में मिले,
लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैंने वो एमसीक्यूज मॉडल पेपर देख के बनाए, ये एमसीक्यूज पहले से बने हुए हैं। आपकी तैयारी जो है 16 के 16 चैप्टर के एमसीक्यूज मेरे पास रेडी है, बस करवाने हैं उनको। तो वो तो मैंने पहले से बनाए हुए हैं, लेकिन मॉडल पेपर के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे लगता है चलो ढूंढना सफल हुआ मेरा। ठीक है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या है? तो देखो, एक होता है एल्यूवियल। एल्यूवियल किसे कहते हैं? एल्यूवियल का मतलब होता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ का मतलब जब जल से बहकर आती है, सारे शब्द समझ लो आप। जल से जब मिट्टी बह के आती है, जल से मिट्टी बह के आती है तो उसको हम एल्यूवियल कहते हैं। ग्लेशियल का मतलब बर्फ, हिम नदी जो होती है, नदी की जो बर्फ है वो बह के आ रही है और उसके साथ कोई मिट्टी आ जाती है, या बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाएं होती हैं, उसको हम कहते हैं ग्लेशियल। ठीक है, बर्फ, ये बर्फ से रिलेटेड है। कॉल्यूवियल क्या होता है? कॉल्यूवियल क्या होता है? कॉल्यूवियल मिट्टी होती है भूस्खलन की वजह से। भूस्खलन, जब कोई पहाड़ गिर गया, कोई चट्टान टूट गई और उसके गिरने से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली गई, ऊपर से नीचे आ गई, तो उसको हम बोलेंगे कॉल्यूवियल। जबकि इओनिल, अब तो आपको आंसर मिल गया होगा कि इओनिल जो होती है वो वायु द्वारा मिट्टी का आना कहलाता है। ठीक है, तो डी वाला हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। लगा लेंगे भाई, थोड़ा सा जिसको नहीं दिख रहा है, डी वाला हमारा आंसर क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। आई होप आपका आंसर सही निकला हो। जाति की जैविक अवधारणाएं मुख्यतः आधारित हैं जननिक विलगन पर, केवल आकारिकी पर, केवल प्रजनन की विधि पर, आकारिकी प्रजनन और की विधियों पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मतलब क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो थोड़े से खतरनाक वाले हैं। देखो क्या बोल रहा है कि जाति की अवधारणा हम कैसे देते हैं। हमने जाति की परिभाषा दी है, तो हमने क्या कहा है कि जाति उसे कहते हैं जो आपस में जनन कर सकती है, और जाति अलग अलग तब हो जाती है जब वो आपस में जनन नहीं कर पाए, तो वो जाति अलग अलग हो जाती है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस, आकारिकी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आकारिकी तो हम, जरूरी नहीं है कि दो जाति जो है वो अलग इसीलिए है क्योंकि वो आकारिकी रूप से अलग है या देखने में अलग है। हमें मेन जो हमारा जो मेथड है वो है जनन। रिप्रोडक्शन से हम पता करते हैं, अगर रिप्रोडक्शन कर पा रही है तो सेम जाती है, नहीं कर पा रही है तो अलग जाती है, चाहे वो देखने में सेम हो। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे क्या है? जननिक विलगन। जननिक विलगन से जो मेरा मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है वो यही कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो भाई आइसोलेशन ही कहते हैं हम, जब हम किसी जाति को अलग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जननिक पृथक्करण होता है उसके अंदर। यानी कि क्या होता है, वो दोनों आपस में क्या नहीं कर पा रही है? जनन नहीं कर पा रही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखा है केवल जननिक विधि या प्रजनन विधि। अब ये दो ऑप्शन जो है मुझे थोड़े से कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको भी कर रहे हैं, लेकिन मैं एग्जैक्ट उस पे जाऊंगी, परिभाषा पे, कि जाति को हम तब अलग कहते हैं जब उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाए, विलगन हो जाए। तो मैं यहाँ पे अपना जो राइट आंसर है वो ए देना चाहूंगी। हो सकता है आपको किसी बुक के अंदर सी वाला भी मिले, हो भी सकता है, लेकिन मैं ए पे जाऊंगी क्योंकि मैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन थ्योरी को यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये तो 10th का सवाल है, लेकिन क्योंकि हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो पूछा जा सकता है, पूछा हुआ है यूपी के अंदर। स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। तो वायुमंडल में जो परतें हैं, अगर हम उसकी बात करें, यहाँ पे जो नाम दिए है तो कौन कौन से हैं, मैं हिंदी बता देती हूँ। देखो यहाँ पे फिर से एक और सबक इंग्लिश में पूछा हुआ है। स्ट्रेटोस्फीयर को हम बोलते हैं समताप मंडल, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। ट्रोपोस्फीयर को बोलते हैं शोभ मंडल, और थर्मोस्फीयर जो है वो आपका आएगा इसके मीजो के आसपास ही आ जाता है, मीजो से नीचे आग की तरफ आ जाता है थर्मोस्फीयर। वैसे इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन इसको समताप मंडल के ऊपर का ही एक मंडल ले लेते हैं। इंग्लिश में थर्मोस्फीयर कह रहे हैं, वैसे जो हमारी परतें हैं उसमें हम क्या बोलते हैं? शोभ मंडल, समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर ओजोन मंडल या आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद बाहरी मंडल। ठीक है, एक एक्सोस्फीयर भी होता है, वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। समताप मंडल के ऊपर ही थोड़ा सा थर्मोस्फीयर भी आ जाता है। इसका हिंदी तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि थर्मोस्फीयर मतलब तापमान मंडल बोल के क्या कर मतलब है, समताप मंडल का ही हिस्सा समझ लो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा है वायुमंडल में। अभी मैंने सीरीज बताई, सबसे पहले आएगा वायुमंडल में, मतलब हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले आएगा शोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल,
उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाहरी मंडल। और ओजोन मंडल कहाँ आता है? ओजोन मंडल समताप मंडल के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, तो समताप मंडल, ये क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि ओजोन, क्योंकि ओजोन हमारे सिलेबस के अंदर है तो समताप मंडल के अंदर आती है। तो सबसे पहली परत कौन सी है भाई? वायुमंडल के निकट कौन सी परत हो जाएगी? ट्रोपोस्फियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, स्थलीय जीवधारियों का जनसंख्या घनत्व किस पद में पाया जाता है? जीवधारी मीटर पर क्यूब, जीवधारी मीटर 4, जीवधारी मीटर या जीवधारी मीटर स्क्वायर। अच्छा, जनसंख्या घनत्व की क्या परिभाषा है? जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, पीडी। पीडी क्या है? जितने जीव आपके पास है, यानी कि जीव की संख्या अपॉन क्षेत्रफल। जिस एरिया में आप बात कर रहे हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, परिभाषा बोल रही हूं मैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जीवों की संख्या क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। क्षेत्रफल को किस में मेजर करते हो? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और जीवों की संख्या को तो संख्या बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे जीवधारी जीवधारी लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? जीवधारी अपॉन मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में करते हैं। डी वाला आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट लगेगा। और अच्छा, आए हो क्लास में तो लाइक शेयर जरूर करें, इसको अच्छे से अच्छे लोगों तक भेजें ताकि उन्हें भी एमसीक्यूज के थोड़ी सी चीजें दिख जाए, उनके भी कुछ काम आ जाए। चलिए, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रतियोगिता, उत्परिवर्तन, विलगन या निरंतर विविधता। अगर कोई नई जाति आपको बनानी है तो आप क्या करेंगे? देखो, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब आप यहाँ पे आंसर, मुझे पता है सब आंसर क्या टिक करने वाले हैं? बी टिक करने वाले हैं। हमने पढ़ा भी है कि जाति को, नया जाति को बनाने के लिए उत्परिवर्तन जरूरी है। लेकिन याद करो, डार्विन और नव डार्विन का सिद्धांत, डार्विन ने ये जरूर कहा है कि उत्परिवर्तन होना चाहिए जाति में, लेकिन उन्होंने दूसरे ही पॉइंट के अंदर ये कहा हुआ है कि उत्परिवर्तन निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उत्परिवर्तन एक बार हो गया तो नई जाति बन गई। उस उत्परिवर्तन की वंशागति भी होनी चाहिए, प्लस उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक बार कान बाहर आ गए, दूसरे बच्चे में कान बाहर आए नहीं, अंदर ही है कान, है ना। तो उत्परिवर्तन कैसा होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए। जो विभिन्नताएं हैं, जो चीजें हैं, उत्परिवर्तन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूटी होनी चाहिए उत्परिवर्तन में। तो डी वाला हमारे पास जब ऑप्शन दे रखा है तो हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, जाति में निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निरंतर विविधताएं आना जरूरी है, चेंजेस आना जरूरी है। और ये किस वजह से होंगे? ये उत्परिवर्तन की वजह से होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की तरफ, आईएमपी लगा दो इसको, हमारा स्टार लगाएंगे। नेक्स्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट है अपघटक कैसे होते हैं? ये भी बढ़िया है। अवशोषक, ऑर्गेनोटॉप्स, परपोषक या इनमें से कोई नहीं। अब अपघटक क्या होते हैं? डीकंपोजर्स। कई बच्चे कहते हैं मैम इंग्लिश लिखो, लिखना नहीं, बोल देती हूं मैं, हर का इंग्लिश बता देती हूं। जहां मेरे स्वपोषक होते हैं यानी कि ऑटोट्रोपस होते हैं, ये तो खुद इंग्लिश वर्ड है। ऑर्गेनोटॉप्स यानी कि कार्बनिक पदार्थों को डाइजेस्ट करके या यूज करके खाना बनाते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनोटॉप्स। परपोषक यानी कि कुछ पैरासाइट्स या प्रीडिएटर के टाइप के, या इनमें से कोई नहीं। तो अपघटक क्या करते हैं? अपघटक जो है वो सड़ी गली चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं। इनडायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, मरी हुई चीजों को खाते हैं, है ना, सैप्रोफाइट्स हैं वो। तो ये क्या कर रहे हैं? अपघटक क्या है? दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो सी वाला आंसर सही रहेगा। अगर कुछ बच्चे ऑर्गेनोटॉप्स सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूं कि ये जो अपघटक होते हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल, जो सड़ा हुआ है वो भी तो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको यूज करके अपना काम चला रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे जो परपोषक हैं या अपघटक है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ही खा रहे हैं। ऑर्गेनोटॉप्स का मतलब है कार्बनिक पदार्थों को यूज करके खाना बनाना, जैसे कि हाइड्रोजन यूज कर लेना। अब वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कोई गैस भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वायरमेंट से भी यूज कर सकते हैं, वो सब आएंगे। उसमें एक हिस्सा ये हो सकते हैं, लेकिन ये एक अलग कैटेगरी है। जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनोटॉप्स परपोषक ही हो या सड़ी हुई चीजों पे ही हो। नॉर्मली वो स्वपोषी भी हो सकते हैं,
है ना, इन्वायरमेंट की ऑर्गेनिक चीजों को यूज करके भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह यूज करके। तो सी वाला ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन फिर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संकटग्रस्त स्पीशीज है? अमरबेल, लेंटाना, नेपेंथिस या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब दे दो भाई। तीनों के तीनों ऐसे नाम हैं जो हम कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। नेपेंथिस हम पढ़ते हैं कि कीट भक्षी होते हैं, है ना, पिक्चर प्लांट। लेंटाना कैमराना नाम बताया था आपको कि हमने इसको इंडिया में बो के बहुत गलती कर दी, आज हम दुखी होते हैं क्योंकि ये हर जगह उग जाता है। और मैंने ये भी कहा था मेरे घर के आसपास ही बहुत उगा हुआ है, खरपतवार की तरह जहां देखो वहां उग जाता है, परेशान है हम इससे। और अमरबेल के बारे में हमने सुना है ये परजीवी है, ठीक है, दूसरे पौधों पे रहती है और वहां से सक करती है खाने को। ये तीनों ही संकटग्रस्त है। आंसर सुन के हैरानी हुई? जिनसे हम परेशान हैं उन्हीं को बचा भी रहे हैं। संकटग्रस्त स्पीशीज है। अमरबेल की बहुत कम, कुछ स्पीशीज इसकी जो है वो संकटग्रस्त है। लेंटाना कैमराना की शायद 10 या 12 स्पीशीज ऐसी है जो अब संकटग्रस्त है। बेचारा है खरपतवार, हमें नहीं चाहिए, लेकिन अब ये विलुप्त होने की कगार पे है तो हम इसको बचा भी रहे हैं। नेपेंथिस पिक्चर प्लांट, मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक पिक्चर प्लांट नहीं देखा, ठीक है, कीट भक्षी पादप। किसी ने देखा है तो खुश नसीब है, तो मेरे लिए तो ये संकटग्रस्ती है क्योंकि मुझे तो दिखा ही नहीं आज तक, है ना। इसकी कम से कम शायद 30-35 स्पीशीज जो है वो क्या हो गई है, संकटग्रस्त हो गई है। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? बढ़िया, घुमाने वाला। स्पीशीज, आबादी, समुदाय या व्यष्टि? ठीक है, अगर आपने सबकी परिभाषाएं पढ़ी है, व्यष्टि की, समुदाय की, जाति की, जो मैंने इस चैप्टर के सबसे लेक्चर 1 में ही समझाई थी, लेक्चर 1 के अंदर मैंने ये तीनों चीजें समझाई थी, तो आप इसका जवाब दे देंगे। देखो, जाति किसे कहते हैं? आपस में जनन करने वाली होती है उसको जाति कहते हैं, तो जाति का तो यहाँ पे नहीं है। जब जातियां, बहुत सारी जातियां या कोई एक जाति किसी एरिया में रहती है, किसी जगह पे रहती है, तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन। एक ही जाति के सदस्य, ठीक है, जनसंख्या। सबसे नीचे क्या आएगी? जाति। जाति से क्या बनती है? जनसंख्या बनती है। अब इसी जनसंख्या में किसी जाति में आपसी परस्पर संबंध होता है, और वो कैसा होता है? सामाजिक स्थानीय संगठन। कम्युनिटी शब्द आपने सुना है, मैंने आपको कम्युनिटी से बोलते हैं हम, ये बोहरा कम्युनिटी है, ये हिंदू कम्युनिटी है, ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी है। कम्युनिटी का मतलब एक ही जाति के कुछ सदस्य जो आपस में पारस्परिक संबंधित है, स्थानीय रूप से, सामाजिक रूप से, तो उसे हम कहते हैं समुदाय, कम्युनिटी। ये कम्युनिटी है, ये पॉपुलेशन है, और ये है स्पीशीज, ठीक है। तो जाति, फिर जनसंख्या, फिर समुदाय। अब हमसे पूछा है सामाजिक स्थानीय, इस शब्द को ध्यान रखना। सामाजिक समुदाय किसमें होता है? सामाजिक स्थानीय संगठन समुदाय के अंदर होता है, कम्युनिटी के अंदर होता है, ठीक है। पहले जाति आती है, फिर जनसंख्या, फिर समुदाय। इसी पे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, अगर इसने किसी ने ये समझ लिया है तो वो आगे वाला आंसर दे देगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसमें से कौन सा बहुरूपता को दर्शाता है? आगे वाला मतलब आगे वाला, इसको मत समझना, आगे आएगा एक क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बहुरूपता को दर्शाता है? स्पाइरोगायरा, खजूर, मधुमक्खी या पपीता? ये मैंने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे, उसमें बहुरूपता लिया था, अगर आपको याद हो। द्विरूपता और बहुरूपता में क्या अंतर है, लिया है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के उसी क्वेश्चन से भाई यहाँ पे है, बहुरूपता क्या होती है? बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म। क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? किसी जीव के एक से अधिक रूप। अब किसमें होते हैं? तो हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे इसके, एक तो मधुमक्खी और एक दीमक। ये सामाजिक प्राणी है ना। मधुमक्खी में एक नर होता है, एक मादा होती है और श्रमिक होते हैं। दीमक में भी ऐसा ही होता है, चींटियों में भी ऐसा ही होता है। ये सब बहुरूपता या सामाजिक जीवन को यापन करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? बहुरूपी प्राणी कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलें। आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? आगमन पर, बहिर्गमन पर, दोनों पर, या कोई नहीं? आबादी क्या होती है? आबादी मतलब जनसंख्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? तो हमने एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, ऐसा बीच में जनसंख्या लिखा हुआ है और ऐसे एरो लगे हुए हैं।
जो मैंने आपको स्पेशली बोला था, इसको याद कर लेना। एक जगह लिखा है इमाइग्रेशन, यानी कि जब लोग चले जाते हैं तो पॉपुलेशन कम हो जाती है, कहीं से लोग आ जाते हैं तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। याद आ रहा है? एक तो हमने लिखा है बहिर्गमन, जब लोग चले जाते हैं तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाती है। जब लोग आते हैं, आगमन होता है, माइग्रेशन होता है, तो क्या होता है, जनसंख्या बढ़ जाएगी। एरो इधर, ठीक है, ये एरो इधर। जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और अगर जन्म हो जाता है तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, जन्म हो जाता है, ये जनसंख्या हटा रही हूं मैं यहां से, नहीं तो आप सोचेंगे मैम जनसंख्या क्या लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, आगमन पर भी बढ़ेगा, बहिर्गमन पे भी जनसंख्या निर्भर करती है। ठीक है, तो दोनों सी, और भी होते तो और भी सही होते। नेक्स्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट है आबादी का स्थान होता है स्पीशीज के ऊपर, स्पीशीज के अधीनस्थ, समुदाय के ऊपर, या स्पीशीज के बराबर। अब इसका आंसर दे देना चाहिए फटाफट, चुटकियों के अंदर। बताओ आबादी, आबादी किसको कहते हैं, जनसंख्या को, अभी बताया। पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का स्थान कहां है, आपको अभी सीरीज बताई। सबसे पहले जाति, जाति के ऊपर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ऊपर कम्युनिटी। ठीक है, और कम्युनिटी के बाद फिर जीवोम, ये सब आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्पीशीज के ऊपर। स्पीशीज के ऊपर कौन आती है, आबादी आती है। आबादी शब्द देख लें, क्योंकि ये कई जगह पे आबादी आबादी लिखा हुआ है जनसंख्या को। नेक्स्ट की तरफ चलें। जनन पृथकता आवश्यक है जीवों के अस्तित्व के लिए, विभिन्न जातियों में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए, स्पीशीज की अनुकूलता के लिए, या मृत्यु दर की वृद्धि के लिए। बताओ जननिक पृथक्करता क्या होती है। अभी मैंने कहा कि कोई भी जाति, अगर एक जाति है, इसका मतलब वो आपस में जनन कर रही है। अगर वो आपस में जनन नहीं कर रही है तो उसे हम जननिक पृथक्करण कहते हैं, यानी कि वो क्या है, दूसरी जाति है। तो इसका मतलब क्या है, जननिक पृथक्करण हमें क्या करने के लिए आवश्यक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये दो जातियों में विभिन्नताएं सुस्पष्ट करने के लिए, कि ये अलग जाति है, ये अलग जाति है। ये अगर हमें अंतर बताना है, स्पष्टता बतानी है, तो हम क्या करेंगे, बी, यानी कि जननिक पृथक्करण का सहारा लेंगे, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा, और हमेशा की तरह आप क्या करेंगे, कितने सही निकले कितने गलत निकले, आपके कमेंट में जरूर पढ़ती हूँ, ऐसा मत सोचिए। कमेंट करती भी हूँ मैं, कुछ सवाल होता है तो कई बच्चे लिखते हैं मैम, जैसे कि लास्ट में बच्चे ने एक लिखा था कि मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी मेरे 43 सही है, तो बहुत अच्छी बात है ना। इसका मतलब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, पहले जब पढ़ा होगा तब, और इजी भी है इन्वायरमेंट वाले चैप्टर। इनमें से कौन रासायनिक आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है, ये भी है, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया था बीच के अंदर। टाइलिन, एंजाइम, फिरोमोन या नहीं। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी ये मधुमक्खियां है या चींटियां है या एनिमल है, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करती है, बातें, वो बात तो कर नहीं सकती, कैसे वो अपने जीवों को और दूसरे अपनी फैमिली के मेंबर्स को पहचानती है। तो ये क्या करती हैं, जैसे आपने डॉग को देखा है ना, डॉग क्या करता है, जहां पे भी जिस एरिया में भी रहता है वहां पे खंबे पे जाके टॉयलेट कर देता है। वो टॉयलेट क्यों करता है, ताकि दूसरा डॉग जब वहां पे आए तो उसे ये पता होता है, हमें नहीं पता चलता लेकिन डॉग को पता चलता है कि उस स्मेल, उस पर्टिकुलर स्मेल यहाँ से आ रही है, मतलब ये किसी दूसरे डॉग का एरिया है। वहां से क्या होते हैं, कुछ ऐसे रसायन होते हैं उनके पास जो वो अपने एरिया के आसपास छिड़क के रखते हैं, चाहे वो टॉयलेट करके ही क्यों ना हो, कि ये मेरा एरिया है। तो दूसरा डॉग पहचान लेता है, अच्छा ये किसी और डॉग का एरिया है, अगर यहाँ पे गया। और आपने देखा भी होगा, अगर किसी एरिया में कोई दूसरा डॉग आ जाता है तो सारे डॉग्स जो है वो भड़कने लग जाते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन होता है फिरोमोन से, है ना। एनिमल्स के पास एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं फिरोमोन्स। ये फिरोमोन्स की हेल्प से अपने कई बार तो पार्टनर को भी अट्रैक्ट करते हैं, है ना। कि जैसे मान लो कोई भी है, शेर है या हिरण है, तो वो अपने पार्टनर को यानी मेल या फीमेल को फिरोमोन्स की हेल्प से अट्रैक्ट करता है। किसी के फिरोमोन स्ट्रांग होते हैं तो वो जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं आपस में पेयरिंग करने के लिए, ठीक है। तो फिरोमोन्स का सहारा लेते हैं, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है किसी आबादी का स्वच्छ रूप निर्भर करता है, वितरण, घनत्व, जातीय रचना या इनमें से कोई नहीं। आबादी मतलब जनसंख्या। देखो कैसी जनसंख्या का वितरण है, कहाँ कहाँ है,
किस जगह पे ज्यादा फैली हुई है, घनत्व कैसा है और जातीय रचना कैसी है, किस तरह की जातियां उसमें पाई जा रही है, ये तीनों चीजें आबादी के स्वरूप को प्रदर्शित करती है। डी वाला। नेक्स्ट है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील रहती है। अगर कोई जनसंख्या चेंज हो रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, भौतिक, जैविक, दोनों या कोई नहीं। तो दोनों हो सकते हैं। हो सकता है उनके जीन्स में कुछ वेरिएशन आ रहे हो, नई जाति बन जाए, या कोई बैरियर आ जाए, भौतिक कारक आ जाए। एक जैसे हमने वो डार्विन वाला पढ़ा था, गैलापागोस आइलैंड है, और हमने वो थ्योरी भी पढ़ी हुई है विकास की कि ये आइलैंड पहले मिले हुए थे, फिर ये अलग हो गए, तो उनमें बहुत सारा भौतिक बैरियर आ गया, फिजिकल बैरियर आ गया, जिसकी वजह से अलग अलग जीव वहां पे। तो दोनों ही जीवों की वजह से परिवर्तनशील होती रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, प्रकृति में दो विभिन्न स्पीशीज के बीच अंतरजातीय अंतराजनन क्यों संभव नहीं है। अंतरजातीय, अंतरजातीय का मतलब एक जाति स्पीशीज 1 और स्पीशीज 2 के बीच में जनन क्यों नहीं हो सकता। क्या ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से जनन होना बंद हो जाए या जनन नहीं हो रहा। बायोलॉजिकल बाधाओं के चलते, बायोलॉजिकल मतलब उसके शरीर में कोई ऐसे जीन्स चेंज हो जाए, कोई कुछ चेंज हो जाए, उसकी वजह से वो जनन करना बंद कर देते हैं। दूसरा पर्यावरणीय बाधाओं के लिए। तीसरा दोनों प्रकार की। तो बिल्कुल हमने ये दोनों रीजंस पढ़े हैं कि जातियों के अलग होने या नई जाति के विकास में एक तो बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं और पर्यावरणीय बाधाएं भी आती है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलें। मुझे पता नहीं आपको ये गाने सुनाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन मुझे गाने सुनाई दे रहे हैं। तो देखो, ये गाने तो चलते ही रहेंगे, लेकिन मैं, आपको पता है हमारे लिए भाई ये गाने वाला पता नहीं कहाँ बजा रहा है, उसको जाके कहना मुश्किल है। हमें तो हमारी क्लास लेनी है। मेरा भी कंसंट्रेशन इधर उधर हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ध्यान दे रही हूँ। तो आपको भी अपनी क्लास पे ध्यान देना है। आसपास जो भी आपके चल रहा है उसको जान दो कचरे के डब्बे में। ठीक है, यही सीख हमें लेनी है अगर 12th में अच्छे नंबर लाने हैं। चलने दो जो पास पास चल रहा है, बज रहे गाने बजने दो, कान में लगा दो, हम तो हमारी क्लास लेंगे। ठीक है, नीचे चैटिंग में जो चल रहा है चलने दो, हमें तो हमारी क्लास लेनी है। आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है। सदस्यों की संख्या या प्रकार, निश्चित क्षेत्र या प्रकार, या निश्चित समय, इनमें से क्या है बताओ। आबादी के अध्ययन में आप क्या यूज करोगे। सदस्यों की संख्या, हमने जब शुरुआत की थी तो हमने कहा था कि जनसंख्या वितरण को हम 2-3 चीजें, कोई भी एरिया की जनसंख्या जब हम निर्धारित करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका समय निश्चित करना है कि आप किस ईयर में, ऐसा नहीं है अभी कर रहे हो, है ना, 2021 में कर रहे हो, फिर 2022 में कर रहे हो, फिर 2025 में कर रहे हो और कह रहे हो कि भाई जनसंख्या इतनी बढ़ गई। तो आपको समय निश्चित करना है, आपको एरिया निश्चित करना है कि किस एरिया की निकाल रहे हो, राजस्थान की, यूपी की, इंडिया की, अमेरिका की, कहाँ की निकाल रहे हो। और सदस्यों की संख्या और प्रकार भी आपको क्या होने चाहिए, कंफर्म होने चाहिए। तो डी वाला आंसर हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट पे चले। अंतरजातीय प्रतियोगिता, वही अंतरजातीय मतलब इंटर स्पीशीज, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच चलते ही एक ही जाति के जीव दूसरे से दूर हो जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं। अभी मैंने बहुत सारी रामायण ली कि जब एक जाति दूसरी जाति से अलग हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोलेशन। आइसोलेशन, स्पीशीज आइसोलेशन, और यहीं से शुरुआत होती है नई जाति के विकास की। चलिए, मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं। जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, जो आपको पता है जनरली दालों के अंदर, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों के अंदर होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे वृद्धि में हेल्प कर रहे हैं पौधों की। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और मृदा की उर्वरता में वृद्धि, कवक मूल द्वारा, प्रतिजीविता द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये क्या करते हैं, ये जड़ों में रहकर गांठें बना देते हैं और इसके अंदर रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, मिट्टी को दे रहे हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ए वाला सही है। कवक मूल नहीं लिखेंगे, कवक मूल तो कवक के साथ है, ये राइजोबियम बोल रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया को बोल रहा है, ये तो क्या है, माइकोराइजा है। नेक्स्ट की तरफ चले। एक बड़े क्षेत्रीय भौमिक इकाई को विशाल वनस्पति प्रकार और संबंधित फौना द्वारा
जाना जाता है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। लैंडस्केप, बायो, पारितंत्र या समुदाय। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, ठीक है, उसके अंदर वानस्पतिक जीव भी है, यानी कि वानस्पतिक प्लांट्स भी है, और फ्योना का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में हम इसको फ्यूना कहते हैं लेकिन यहाँ फोना लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। फोना का मतलब होता है एनिमल से रिलेटेड, जंतु। फ्लोरा और फ्यूना दो चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। फ्लोरा होता है प्लांट से रिलेटेड ग्रुप, और फोना या फ्यूना जो होता है उसे हम कहते हैं एनिमल से रिलेटेड चीजें या स्टडी। तो अभी जहाँ पे एनिमल और प्लांट दोनों एक जगह और बड़ा सा क्षेत्र है उसमें रह रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो याद करो बायोम की परिभाषा को, यही परिभाषा है किसी विशेष, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव। अब जीव है ही क्या, वनस्पति और एनिमल ही तो है। तो थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। बी वाला हमारा क्या है, आंसर है। कम्युनिटी वम्युनिटी मत कर देना, कम्युनिटी तो किसी एक ही प्रकार की होगी, या तो एनिमल होंगे उसमें या प्लांट की कम्युनिटी होगी। दोनों की मिक्स को कम्युनिटी नहीं कह सकते क्योंकि वहां पे तो जाति शब्द आ जाता है। नेक्स्ट है, ये भी अच्छा है, तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी के क्षेत्र। ये सब यूपी बिहार के क्वेश्चन है बच्चों। मैंने आपसे कहा था कि ओशियन के भी कुछ लेयर्स होती है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं थी इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं, लेकिन नाम जरूर लिया था उनका, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, प्रोफंडस जोन या बेंथेटिक जोन, ठीक है, नाम लिया है मैंने, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको किया था। कौन सा क्षेत्र है जो तालाब के किनारे पर रहता है? तो अभी ये मान लो ये तालाब है, यहाँ पे लैंड है, समझ लो ये चारों एरिया कहाँ होते हैं, ये लैंड है, ठीक है, और इधर पानी भरा हुआ है, ये पानी है। अब ध्यान से बात सुनना, ऐसा एरिया किसी भी पानी वाले, तालाब दिया है लेकिन कोई भी एरिया, पानी का कोई भी नदी तालाब कुछ भी, तालाब का ऐसा एरिया, ये वाला, जैसे ये वाला ऐसा एरिया जो जमीन या लैंड से टच हुआ रहता है। देखो तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी, छिछला पानी का मतलब ऐसा पानी जहां पे लैंड भी टच हो रही है। इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगी, ये देखो ऐसे, अब ज्यादा बेटर है। तो देखो ये वाला जो एरिया है छिछला, जहां पे हम जब तालाब के अंदर जाते हैं तो पैर रख पाते हैं, डूबते नहीं है, वैसा वाला जो एरिया आता है जहां जमीन होती है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? लिटोरल जोन, ठीक है, लिथो भी बोलते हैं इसको, लिथो भी बोलते हैं, लिथो। ये वो एरिया हो गया, ये वाला, ठीक है। दूसरा ऐसा एरिया जैसे ये बीच वाला एरिया जहां पे कोई लैंड टच नहीं हो रही है, बिल्कुल पानी ही पानी है चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं लिम्नेटिक एरिया, लिम्ने या लिम्नोटिक एरिया, ठीक है, ये लिम्नोटिक है। उसके नीचे जब हम जाते हैं, यहाँ पे देखो सनलाइट प्रॉपरली आ रही है, और थोड़ा डीप में जाते हैं, ये भी पानी ही पानी है लेकिन यहाँ पे सनलाइट धीरे धीरे कम हो रही है, तो इस एरिया को हम कह रहे हैं प्रोफंडस, प्रोफंडल, ये प्रोफंडल है। और सबसे नीचे वाला बॉटम पार्ट जहां पे लाइट बिल्कुल न के बराबर सी है, उसे हम क्या कहेंगे? बेंथम जोन, बेंथम, या यहां पे जो लिखा है बेंथेनिक, तो ये बेंथेनिक लिख दो, बेंथेनिक, समझ गए? ये मैंने क्लास में सिर्फ बोल के बता दिया था, अब थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, भाई क्वेश्चन आया हुआ है। चलो नेक्स्ट की तरफ चले। अच्छा टिक नहीं किया हमने, आंसर क्या है? तालाब के आसपास वाला लिथोरल या लिटोरिक जोन। अधिकतम वृद्धि पर पाया जाता है सनसेट फेज, लेग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज या स्टेशनरी फेज। दो प्रकार की वृद्धि हमने पढ़ी थी, एक पढ़ी है चिरघातांकी वृद्धि या चरघातांकी वृद्धि, इसी को कहते हैं चरघातांकी। चरघातांकी को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फेज। और दूसरी हमने पढ़ी थी लेग, ये वाली, जिसको हमने कहा था सिग्मोइड, एस आकार का ग्राफ बनता है, एस ग्राफ, लेग फेज वृद्धि। क्या बोला था हमने? कहा था कि जब हमारे सपनों की तरह दुनिया बिल्कुल खुशनुमा होती है, यानी कि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे लिए बना है और सब कुछ हमारे फेवर में काम कर रहा है,
कोई भी प्राकृतिक बाधा हमारे काम में नहीं आती, मतलब वही सपनों की दुनिया होती है जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे कोई मुश्किलें नहीं है। ऐसी जब वृद्धि होती है, इस तरह से जब आप ग्रोथ करते हो, तो उसे हम कहते हैं चरघातांकी या चिरघातांकी। ये वृद्धि बहुत अधिक गति से होती है, इसमें गति ज्यादा है, बहुत तेज होती है। और इसका ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा, जैसे मैंने बताया था इसका एग्जाम्पल इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे वृद्धि स्लो है, फिर अचानक एकदम से उठाव आ गया है, बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे। कीटों में लाइट, जो बारिश के कीड़े होते हैं वो बारिश के सीजन में बहुत आते हैं, आपने देखा करोड़ों कीड़े बैठे होते हैं एक लाइट के ऊपर। तो उनकी वृद्धि उस टाइम कैसी हो रही होती है? बिल्कुल स्ट्रेट, बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सपनों की दुनिया से जागना भी है। तो प्रकृति में जो वृद्धि पाई जाती है वो हमेशा कैसी होती है? ज्यादातर लैग फेज वाली होती है। लैग फेज में क्या किया था हमने? एस आकार का ग्राफ बनाया था, जहां पे वृद्धि पहले स्लो होती है, फिर एकदम बढ़ती है, लेकिन एक ऐसा कारक आ जाता है, एक ऐसा कारक आ जाता है जो प्राकृतिक कारक होता है के, जिसको हमने के नाम दिया था, है ना, जो कहता है कि बस वही हम अंधाधुंध प्रकृति का यूज करे जा रहे वृद्धि करे जा रहे, फिर एक दिन प्रकृति हाथ जोड़ देगी कि बहुत हुआ, मेरी लिमिटेशन यही है तुम्हें झेलने की, अब भागो यहाँ से। तो वो के कारक जब आ जाता है तो हमारी वृद्धि वापस से कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है। ये एस ग्राफ, ये लैग फेज की है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो जिसमें अधिकतम वृद्धि पाई जाती है वो कौन सी है? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एकदम बढ़े जा रहा है, यहाँ पे कोई रोक ही नहीं है। और यहाँ पे पहले कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक कारक जो है वो काम करने लग जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अंतर पूछा हुआ है, वृद्धि पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। आ जाओ नेक्स्ट। न्यूमेटोफोर्स यहाँ स्थित होते हैं जीरोटोफाइट्स के अंदर, हाइग्रोफाइट्स के अंदर, मीजोफाइट्स के अंदर या हेलोफाइट्स के अंदर। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं ये देखो। कई बार क्या होता है, मैं पहले आंसर बता देती हूँ, हेलोफाइट के अंदर होते हैं लवणोद्भिद पौधे, और जिनको हम मैंग्रोव भी कहते हैं। जो मैंग्रोव वनस्पति होती है, जो ऐसे जगहों पे उगती है जहां पे दलदली क्षेत्र होता है, लवण की मात्रा ज्यादा होती है ना, मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर। तो इनमें क्या होता है, जैसे ये प्लांट उगा हुआ है, ये दलदल है, ठीक है, ये प्लांट बेचारे, इनकी जो जड़ें होती है ना वो सांस नहीं ले पाती अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती। तो इनकी जड़ें क्या करती है, ऐसे उठ के ऊपर की तरफ आ जाती है, ऐसे। पेड़ तो बना दूं, ये पेड़ है, इनको कहते हैं न्यूमेटोफोर। ये 11th में पढ़ा होगा आपने, न्यूमेटोफोर, मैंग्रोव वनस्पति। ये जड़ के रूपांतरण में पढ़ते हैं हम 11th क्लास के अंदर, पर ये पर्यावरण से भी रिलेटेड है। इनमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल इजीली क्या कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। तो इनकी जड़ें ऊपर आ जाती है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। क्यों? क्योंकि नीचे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसको कहते हैं न्यूमेटोफोर। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मैंग्रोव वनस्पति में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है, लेकिन नीचे क्वेश्चन है इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं बता रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल नीचे आएगा तो थोड़ा वेट करें। ये कहाँ पाए जाएंगे? हेलोफाइट के अंदर, लवणोद्भिद पादपों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रूट कैप, इनमें अनुपस्थित होती है। जीरोफाइट में, मीजोफाइट में, हाइड्रोफाइट में। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन एमसीक्यूज मतलब मैं आपको कुछ नहीं, जो चैप्टर में तो वैसे ही हम डिटेल में पढ़े हुए हैं, उसके अलावा कुछ छूट गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। ये गारंटी है मेरी आपसे, कुछ छूटेगा नहीं किसी भी बोर्ड का, ठीक है। चलो अब क्या है बताओ, किसमें रूट कैप नहीं होती? अब रूट कैप होती क्या है मैम, ये तो बता दो। देखो ये रूट है, नॉर्मली क्या होता है, हमारी रूट के कुछ हिस्से होते हैं, वो हिस्से मैं नहीं बता रही, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि रूट के ऊपर एक कैप लगी होती है इस तरह से जमीन के अंदर, क्योंकि रूट मिट्टी के अंदर रहती है, उस पर रगड़ नहीं लग जाए। और इस जगह पे क्या होता है, कुछ स्पेशल चीज होती है रूट के अंदर, उसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभुजोतक। इसीलिए मैं कहती हूं कि 11th को मत छोड़ा करो। कई बच्चे है ना बड़े जोश में रहते हैं, अरे 11th का क्या, हमें तो 12th पढ़नी है, डायरेक्ट 12th पढ़ेंगे। हमें कहा गया है 11th 12th से कनेक्टेड नहीं होती है। कनेक्टेड वो यहाँ आके हो जाती है जब कुछ चीज़ें हमारे भेजे में नहीं गई होती है। अभी हमने जो काफ़ी चीज़ें पढ़ी वो आप 11th से अगर पढ़े होते तो आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं होती,
ठीक है, ये सब 11th का माल है। यहाँ पे क्या होता है, विभोज्योतक होता है, जिसकी वजह से रूट्स हमेशा वृद्धि करती रहती है। अब इसको संभाल के रखना जरूरी है, क्योंकि यही मेन रीजन है, यहीं से वृद्धि हो रही है और कहीं से वृद्धि नहीं होती है। यहाँ पे परिपक्व रीजन होता है और है ना, रूट हेयर्स होते हैं इधर, वो सारा 11th का मामला है। एक कैप लगी होती है इस पे, मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, झिल्ली जैसा, जो इसकी रक्षा करती है ताकि ये खुरदुरा मतलब मिट्टी से रगड़ के टूट नहीं जाए, नहीं तो फिर हमारी रूट वृद्धि नहीं कर पाएगी। इसको कहते हैं मूल गोप, इसको कहते हैं मूल गोप या रूट कैप। हम कैप क्यों लगाते हैं, ताकि हम धूप से बच सके। ये किससे बचना चाहती है, ये रगड़ से बचना चाहती है। अब किसमें नहीं होगी, देखो जीरोफिटिक मरुस्थल में रहते हैं, वो तो मिट्टी में ही रहते हैं, उनको जरूरत पड़ेगी। मीजोफाइट भी मतलब मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। हेलोफाइट जो लवणोद्भिद रहते हैं वो भी रहते ही हैं, मतलब मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। अभी बात की हमने, उनकी जड़ें जरूर ऊपर आ जाती है, लेकिन उनमें भी रूट कैप होती है। जल वाले जो रहते हैं, जल में भी देखो कोई रगड़ का काम ही नहीं है। जल जो है उसकी तो धाराएं ही बहुत सॉफ्ट होती है, वो रूट्स वैसे ही ऐसे फ्लोट करती रहती है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं, जो जलोद्भिद पादप होते हैं, जलोद्भिद पादप होते हैं, उनमें रूट कैप नहीं होती। और क्या नहीं होता जलोद्भिद पादप में, जलोद्भिद पादप में जाइलम और फ्लोएम भी कम विकसित होते हैं, ठीक है, सवन उत्तक भी कम विकसित होते हैं, ये नोट कर लो। सहोपकारिता का देखो 12th में पूछने का उसको हक है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हो आप, इकोसिस्टम की बात कर रहे हो, जीव और समष्टि की, तो बिल्कुल अनुकूलन हमने पढ़ा है, तो उसके अंदर वो पूछ सकता है ना, अनुकूलन वाला चैप्टर भी तो है। सहोपकारिता का उदाहरण क्या है, सहोपकारिता शब्द बताया था मैंने, सहोपकारिता साथ साथ उपकारिता। अब ये क्या मतलब होता है, मतलब दोनों साथ साथ रह रहे हैं और उपकार कर रहे हैं। कैसे, रिक्सिया, सिलेजिनेला, लाइकेन या स्पाइरोगायरा। तो बिल्कुल ये तो उदाहरण दे दोगे। सहोपकारिता का उदाहरण क्या है, लाइकेन। लाइकेन किससे बने होते हैं, शैवाल प्लस कवक, ये दोनों एक दूसरे पर मेहरबानियां करते हैं, है ना, एक साथ 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 रह रहे हैं और उपकार भी कर रहे हैं। तो सी वाला यहाँ पे प्लस प्लस का रहेगा। नेक्स्ट है कवक मूल, एक उदाहरण है सिम्बायोटिक बंधुता, बाहरी परजीवी, अंतः परजीवी, अपघटक। कवक मूल माइकोराइजा, अभी थोड़ी देर पहले शब्द आया था। माइकोराइजा क्या है, कवक जो होती है वो पौधों के मूल के अंदर रहती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और बदले में रहने का स्थान और भोजन प्राप्त करती है। इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक, सहजीवन, हिंदी में सहोपकारिता भी कह सकते हो। अभी जो हमने देखा वो भी सहोपकारिता, ये भी सहोपकारिता का ही उदाहरण है। सहोपकारिता में ही सहजीवन होता है, ठीक है, सिम्बायोटिक, म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट है, हाँ ये अच्छा सवाल है, जन्म दर 100% है तथा मृत्यु दर 10% है। समष्टि समुदाय में 1000 व्यक्ति विशेष है, 1000 व्यक्ति रह रहे हैं वहां पे, 100% वृद्धि हो रही है, 10% मृत्यु हो रही है। वृद्धि दर कितनी होती है, क्या कितनी होगी, 0.09, 9, 0.9 या 90%। बताओ भाई, सवाल अच्छा है ना, लेकिन जनरल मैथ से कुछ नहीं है। वृद्धि दर का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। वृद्धि दर का फॉर्मूला क्या है, मेरे हिसाब से अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन मुझे उन लोगों के लिए एक्सप्लेन करना है जिनको नहीं समझ में आया। वृद्धि दर क्या होती है, जो आपकी वृद्धि है ना, मैथ्स में निकालते हो ना, वृद्धि अपॉन किस पे वृद्धि हो रही है, मतलब पहले वाली जनसंख्या या पहले वाली, या डायरेक्ट में लिख देती हूँ जनसंख्या, जो जनसंख्या है उस पे कितनी वृद्धि हो रही है जिस टाइम पे। देखो टाइम तो फिक्स करना ही है, वो तो हम कह ही चुके हैं कि जनसंख्या तो टाइम तो फिक्स करना ही है। अब जनसंख्या कितनी है हमारी, 1000। इसने बोला 100 लोग जन्म ले रहे हैं, 100 लोग क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तो वृद्धि कितनी हुई है ये हमें पहले देखना पड़ेगा। वृद्धि दर इंटू, अच्छा यहाँ पे 100 भी लगाना पड़ेगा, प्रतिशत पूछेगा, दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई है, जितने जन्म लेंगे, जन्म प्लस मृत्यु, तो हमारा नेट वृद्धि आएगी, है ना, नेट वृद्धि तो तभी आएगी। तो 100 में से 10 जो है मर रहे हैं, ठीक है, तो वृद्धि कितनी है, 90 की, 90 लिख दो यहाँ पे और इंटू 100,
कितनी हो गई? 9% की वृद्धि हो रही है। बस सीधा सा था ना, बिल्कुल सिंपल बी वाला। ऐसे ही और भी सवाल आ सकते हैं, तो थोड़ा अपने आप को व्यवस्थित करें, ठीक है। तैयार रहें ऐसे क्वेश्चंस के लिए, स्पेशली बिहार और यूपी वाले बच्चे। नेक्स्ट की तरफ चलें। जीरो फाइट में होते हैं। देखो जहां मुझे लगता है कि ये बिहार यूपी में, मैं बोल देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन बिहार यूपी के हैं। जहां मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगी कि ये बिहार यूपी से रिलेटेड है, बाकी तो सभी बोर्ड्स के हैं ये, ठीक है। जीरो फाइट में होते हैं सिकुड़ा रंध्र छिद्र, गहरा जड़, मोटा क्यूटिकल या सभी। जीरो फाइट किसको कहते हैं? मरुद्भिद को। मरुद्भिद पादप क्या होते हैं? मरुद्भिद पादप, उनके विचारों के जल की कमी होती है, दिन भर रोते रहते हैं हमें जल चाहिए, हमें जल चाहिए। जड़ें उनकी बहुत गहरी होती है क्योंकि उन्हें खोद खोद के जल बाहर निकालना पड़ता है ना। उनके रंध्र जो होते हैं वो दिन के समय बंद होते हैं। रंध्र संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी कि गर्तीय रंध्र पाए जाते हैं गर्त के अंदर पत्ती के। तो सब कुछ इनके पास है। रंध्र इनके सिकुड़े हुए हैं, गहरी जड़ें हैं, पानी इनको नीचे से खींचना होता है। मोटा क्यूटिकल है, पत्ती पर मोम की तरह लेयर पाई जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन न हो। यह अनुकलन सब हमने पढ़े हुए हैं। डी वाला आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। बेचारा, मेरे को बहुत दया आ गई इस पे। लॉन्ग और ये लॉग है, ये लॉग और एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए क्या सूत्र है? ठीक है, लॉग, लैग नहीं बोला, ये लॉग बोला है बच्चों। लैग तो वो हो जाएगी दूसरी वाली, एस वाली। एस वाली को लैग बोल रहे हैं और इसको लॉग बोल रहे हैं। लॉग यानी कि वही एक्सपोनेंशियल चिर घातांकी या चर घातांकी। चर घातांकी वृद्धि का क्या फॉर्मूला है? dt अपॉन dn rn dt rn dnt। दिख तो रही है आपको क्या फॉर्मूला है? तो हमने क्या पढ़ा हुआ है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है ये वाला, dn अपॉन dt इक्वल्स टू rn। और अगर लॉग वाली का पूछेगा, s वाली का, उसका क्या है? dn अपॉन dt, दोनों आपको याद करने rn, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? k माइनस n अपॉन k है शायद नीचे, या n है, एक बार देख लेना। शायद n है ना, k माइनस a अपॉन n। मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा, इसमें एक बार करेक्ट कर लेना। होता है ऐसा ज्यादा बायो पढ़ने के नतीजे, ठीक है। ये वाली, तो ये दोनों याद करने, क्योंकि इसमें k फैक्टर आ जाता है। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें बात की थी, मतलब 2-3 क्वेश्चन पहले, कि लैग में k फैक्टर आ जाता है ना। प्रकृति हाथ जोड़ देती कि बस करो मैडम। आप भी ऐसा कह रहे होंगे कि मैम बहुत हो गए क्वेश्चन, लेकिन अभी नहीं हुए अभी सब करेंगे चैप्टर पूरा। भाई रिवीजन तो ऐसे ही होगा। शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेंढक होता है, क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष मांसाहारी? शाकाहारी कीटों को, देखो पौधा सबसे फेवरेट एग्जाम्पल मेरा। जो बच्चे मेरी क्लास लेते हैं उनको पता है कि मैम के पास घास वाले में एक ही एग्जाम्पल है और वो ये वाला है, लेकिन क्या करे, सबसे जल्दी समझ में भी यही आता है, रटा हुआ सा। पौधे को टिड्डा खा रहा है। टिड्डा क्या है? शाकाहारी जीव है, पौधा खा रहा है। टिड्डे को मेंढक खा रहा है, ठीक है। मेंढक को सांप, और सांप को XYZ जो भी खा रहा है, चील वील जो भी है, चील खा रही है। चलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि शाकाहारी कीट को जो मेंढक खा रहा है वो क्या है? तो ये क्या होते हैं? पौधे, ये उपभोक्ता होते हैं, सॉरी उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर हैं ये क्या है? ये पौधे को खा रहा है तो उपयोग कर रहा है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है। उपभोक्ता, पौधे को खाने वाला। उत्पादक हमेशा पौधे ही रहेंगे। ये क्या है? ये द्वितीय उपभोक्ता। और ये क्या हो गया? ये तृतीयक, टर्शरी, और ये चतुर्थ। और अगर ये मर जाएगा उसके बाद अपघटक आ जाएंगे, ठीक है। अगर इनमें से कोई मर गया और उसको खा रहा है तो फिर वो अपघटक है। तो देख लो मेंढक कहाँ पे आ रहा है? द्वितीयक उपभोक्ता, बिल्कुल सही, बी वाला। वैसे तो आप लगा ही दिए होंगे हमारे पहले से, लेकिन हमारा तो ड्यूटी है ना, हमें एक्सप्लेन करना है जिनको समझ नहीं आ रहा। जीवाणु कवक होते हैं, सफाई करता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक। जीवाणु कैसे है? अभी जस्ट मैंने बोला, सड़ी हुई चीजों को जो खा रहा है लास्ट में वो अपघटक होगा, डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है, डिकम्पोजर, डी। नेक्स्ट है अपघटक होते हैं एनिमेलिया और मोनेरा,
प्रोटिस्टा और एनिमेलिया, कवक और पादप या जीवाणु। अभी जस्ट एक नाम तो आया ही है। क्या करते हैं, सड़ी हुई चीजों को कौन खाते हैं, फंगस सड़ी हुई चीजों पर उग जाती है, मशरूम जो है वो सड़ी हुई लकड़ी पे ही उगता है। जीवाणु भी यही काम करते हैं, अपघटन का काम करते हैं, सड़ी हुई गली चीजों को तोड़ने का काम करते हैं। भाई डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। अभी जस्ट मैंने समझाया है उत्पादक उपभोक्ता क्या क्या है, तो बताओ कौन है प्राथमिक उपभोक्ता, वो भी जैविक समुदाय में। मांसाहारी, मृतोपजीवी, शाकाहारी या सर्वाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता पूछ रहा है। उत्पादक तो हमारे सर्वा प्लांट्स ही रहेंगे, ठीक है। उत्पादक क्या हो गए हमारे, प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। कंज्यूमर में पहले प्राइमरी, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, फिर टर्शरी और फिर अपघटक आ जाएंगे। उसके बाद अगर कुछ नहीं है तो अपघटक आ जाएंगे, डिकम्पोजर। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, जो पेड़ को खा रहे हैं। तो पेड़ को खाने वाले कौन होते हैं, शाकाहारी, सी वाला, ठीक है। मांसाहारी आ जाएंगे आपके द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर। नेक्स्ट है, लाइकेन सूचक है CO2 प्रदूषण का, CO2 प्रदूषण का, CO प्रदूषण का या जल प्रदूषण का। लाइकेन दिखाया था वीडियो, और उस वीडियो के साथ मैंने आपसे कहा था कि लाइकेन जो है वो प्रदूषण के सूचक होते हैं। लेकिन कौन से प्रदूषण, अगर आपके आसपास सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है तो लाइकेन नहीं उग पाते। तो अगर हमें इंडिकेट करना है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इस एरिया में सल्फर ज्यादा है, इसीलिए लाइकेन जो है वो नहीं उग पा रहे हैं। अगर उग रहे होते हैं और बाद में नष्ट हो जाते हैं, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ गई है। तो बी वाला आंसर हमारा सही रहेगा। ये पॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी काम आएगा। अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे हैं मरुद्भिद, लवणोद्भिद, शैलोद्भिद या जलोद्भिद। अधिक लवणता बात बोल दी है मैंने, जो लवणीय जगहों पे जहाँ पे सॉल्ट ज्यादा होता है, सैलाइन मिट्टी या वाटर होता है, उसमें उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर इसको। तो सी, बी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। हाँ, यही जो मैंने वहां कहा था कि नीचे एग्जाम्पल आने वाला है, तब इसलिए मैंने वहां पे बताया नहीं था। कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, राइजोफोरा, बबूल, चीड़ और टेक्टोना। बात की थी हमने न्यूमेटोफोर्स वाला जो क्वेश्चन किया था थोड़े 5-10 क्वेश्चन पहले, और मैंने कहा था कि मैंग्रोव में क्या होता है, जड़ें जो हैं वो ऊपर आ जाती है। और इसका एग्जाम्पल नहीं बताया था क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ हमसे पूछा है। तो मैंग्रोव का कौन सा क्षेत्र है जिसमें, मैंग्रोव क्षेत्र में जो पौधा उगता है और जिसकी ये जड़ें है ना ऊपर आ जाती है ऑक्सीजन के लिए, उसको कहते हैं राइजोफोरा। एक पौधा एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है मैंग्रोव का, मैंग्रोव वनस्पति का। और आपको पूछ ले न्यूमेटोफोर किस में पाए जाते हैं, तो भी राइजोफोरा रहेगा क्योंकि मैंग्रोव है ये, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुद्भिदी है, कैपेरिस, कमल, चाइना रोज या आलू। चाइना रोज मरुद्भिद नहीं है, नॉर्मल प्लेसेस पे उगता है। आलू आपने देखा, ये पानी चाहिए इसको, तो कमल नदी में उगता है। तो मरुद्भिद पूछा है हमने से, तो रेगिस्तान में कौन पाया जाता है, कैपेरिस, ठीक है। वैसे इजी सा है, बाकी 3 ऑप्शन आप देख ही रहे हो, इजी है। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे मैम कितने क्वेश्चन और रहे हैं ना, बच्चों को ये बहुत जल्दी होती है, मैम कितने क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। भाई 50 है, ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार, फिर 41 पे तो आ ही गए हम। नेक्स्ट है, जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियां क्यों होती हैं। देखा आपने प्लांट्स की, जो या तो बिल्कुल रिबन शेप होती है इस तरह से, या फिर ऐसे कटी फटी होती है ऐसे, ऐसा क्यों होता है। सतही क्षेत्रफल कम करने के लिए, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, जल धारा का प्रभाव कम करने के लिए, या रंध्रों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो जो जलोद्भिद पौधे होते हैं उनकी पत्तियां या तो ऐसी होगी बिल्कुल फ्लैट, तो पानी के साथ ऐसे हिलती रहेंगी, लहरा लहरा के, गाना याद आ रहा है मुझे, लहरा के बलका की, है ना। तो यहाँ पे जो है कटी वटी भी मिलती है। क्यों मिलती है, जैसे कि मान लो मेरा ये हाथ है या कोई पेपर है, इस पेपर पे मैं पानी डालूंगा तो प्रेशर से पानी डालूंगी तो पेपर साथ में चला जाएगा। लेकिन यही अगर मैं ये हाथ ऐसे खोल दूं, मतलब कट्स लगा दूं इस पे, जैसे मैंने अभी लगा दिए, तो पानी जो आएगा प्रेशर से वो इसके बीच से निकल जाएगा, इस पे ज्यादा फोर्स नहीं पड़ेगा,
है ना, बीच से पानी निकल जाएगा तो इसको इतना हिला नहीं पाएगा। तो पत्तियों में ये जो कटान होती है वो इसलिए होती है कि पानी का जब झोंका या तेज पानी आए तो वो इजीली इन स्थानों से निकल जाए और एकदम फ्लैट सरफेस पे या पत्ती पे असर नहीं हुए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पतंग उड़ाते हैं। पतंग में अगर छेद हो जाता है तो पतंग नहीं उड़ती। क्यों? क्योंकि जो हवा आ रही है वो उस छेद में से निकल जाती है, पतंग को फोर्स ही नहीं मिलता उड़ने का। ठीक है, यहाँ पे भाई कभी पतंग उड़ाई हो? किसी ने उड़ाई है क्या पतंग? मुझे आती है पतंग उड़ाना, किसी को पता है क्या? जल धारा के प्रभाव को कम करने के लिए, सी वाला। ठीक है, आती थी मतलब 2-4 सालों से तो मैंने उड़ाई नहीं है पतंग। हमारे यहाँ पतंग का क्रेज ही नहीं है। जहाँ मैं रहती थी, मतलब अब तो मैं अजमेर में रहती हूँ, पहले जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे भाई पतंग हमारे यहाँ संक्रांति पे आने वाली है संक्रांति, तो संक्रांति पे हमारे यहाँ खूब पतंग उड़ाते थे और पूरे दिन छत पे भी खड़े रहते थे। 42 नंबर है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ए व बी या दोनों? ठीक है, तो आपको कौन सा बताना है? कीटभक्षी पौधा बताना है जो कीटों को खाते हैं, यानी कि भाई पिचर प्लांट जिसको हम कहते हैं, घटवर्ती पादप भी जिसे कहते हैं। कौन है? ड्रोसेरा भी है और नेपेंथिस भी है। हाइड्रा तो जलीय पादप है, ये जलीय है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट है, कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं मॉस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, खनिज के लिए या नाइट्रोजन के लिए। तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो कीटों को क्यों खाते हैं? भाई नेपेंथिस का आपने ये देखा ही है डायग्राम, इसकी जो पत्ती होती है, अच्छा ये भी एक सवाल है क्योंकि हमारे सिलेबस के लिए अनुकूलन है शब्द। तो यहाँ पे क्या होती है, इसकी पत्ती जो होती है वो किस में रूपांतरित हो जाती है? घट का शेप ले लेती है, घड़े जैसा आकार ले लेती है। तो ये पत्ती है, यहाँ पे एक लीड लगा होता है। अब ये क्या होती है, जैसे ही मक्खी यहाँ पे आती है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और अंदर मक्खी रह जाती है। यहाँ पे बड़े बड़े बाल जैसी संरचनाएं होती है जिसको ट्राइकोम भी कहते हैं। ये जूसेस सीक्रेट करके मक्खी को खा जाते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? इतने निर्दयी क्यों बने हुए हैं ये? क्योंकि भाई इनके पास नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन इनको जमीन से नहीं मिल पा रहा, तो जब जो चीज जहां से नहीं मिलती है तो दूसरी जगह से छीननी होती है। तो भाई ये क्या कर रहे हैं? ये कीटों को अपना शिकार बना रहे हैं, कीट को खा के उससे नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा। इनको मिट्टी पे भरोसा नहीं है कि मिट्टी से मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये अपना काम खुद कर रहे हैं। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं क्या कहलाते हैं? ऑक्जेलोफाइट्स, लिथोफाइट, इरियोफाइट या हेलोफाइट? तो जो चट्टानों पे पौधे उगते हैं रॉक्स पे, उनको हम क्या बोलते हैं? लिथोफाइट कहते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शेलोद्भिद, शेलोद्भिद पादप। नेक्स्ट है, एक छोटी मछली शार्क के आधार पर चिपकी रहती है और उससे भोजन प्राप्त करती है, यह संबंध कहलाता है। ये तो हमने एग्जाम्पल में भी देखा है। प्रतिजीविता, सहभोजिता, परभक्षण या परजीविता। मछली रहती है शार्क बड़ी वाली, है ना, उससे कोई छोटी मछली यहाँ पे आधार पे चिपकी हुई है, छोटी सी। क्यों चिपकी है? कि शार्क जब खाना खाती है तो शार्क का क्या बहुत बड़ी है ना, बड़े बड़े जीवों को खाती है। जब वो खाती है तो उसका कुछ झूठा पानी के साथ बह बह के साइड से निकल जाता है, मुंह में सब कुछ नहीं जा पाता, कुछ इधर उधर बिखर जाता है। तो वो बिखरी हुई चीजें, जो टुकड़े हैं, बचे कुचे टुकड़े, वो किसको मिल जाते हैं? इस चिपकी हुई छोटी सी मछली को मिल जाते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? शार्क को इस मछली से कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे ना तो लिखा हुआ है और ये हमें एग्जाम्पल में भी पढ़ा है, हमने कहा है शार्क को इस मछली से कोई नुकसान नहीं है, ये तो बस चिपकी हुई है और जो खाना आ रहा है उसको ले रही है बच्चा कुचा। तो ये किसका उदाहरण है? तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे किसका उदाहरण है? सहभोजिता। सहभोजिता में क्या होता है? कॉमनलिज्म जिसको हमने कहा था। इसमें एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को ना तो नुकसान होता है ना फायदा होता है। यहाँ पे शार्क को कोई नुकसान नहीं है, जीरो पे है, और इसको फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो प्लस जीरो वाला संबंध है ये, सहभोजिता। नेक्स्ट की तरफ चलें, लाइकेन किसका समूहन है? शैवाल शैवाल का, शैवाल कवक का, शैवाल उच्चवर्गीय पौधों का या कवक कवक का? तो अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, लाइकेन जो है वो किसका संबंध है? शैवाल, एल्गी और कवक का संबंध है, जहां पे शैवाल जो है वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, कवक उससे खाना लेती है, बदले में उनको मिट्टी से पोषक पदार्थ अवशोषित करके देती है। किसका उदाहरण है ये? सहजीवन का। ठीक है, म्यूचुअलिज्म का। नेक्स्ट है, न्यूमेटोफोर सामान्यतः पाए जाते हैं। अब तो आप बता दोगे,
मरुद्भिद, जलोद्भिद, मीजोफाइट में या लवणोद्भिद में। न्यूमेटोफोर वही जो हमने बात की, जड़ें ऊपर निकल जाती है, किस में पाए जाते हैं? ये लवणोद्भिद के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, डी वाला। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? सिंगाड़ा, नागफनी, शीशम या अकेशिया? बिल्कुल सिंपल सवाल है, सबने सिंगाड़े खाए हैं, पता है तालाब के अंदर उगते हैं, तो जलीय यानी कि ए वाला जो है हमारा क्या रहेगा? करेक्ट ऑप्शन है। नागफनी तो मरुद्भिद है, कैक्टस। शीशम जो है वो भी स्थल पे उगता है, लकड़ी जिससे प्राप्त होती है। अकेशिया जो है वो भी लैंड पे उगता है। तो नेक्स्ट की तरफ चलें। 49th क्वेश्चन, पास हैं हम 50 के। और निकेत क्या है? ये वाला क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लो बच्चों, क्योंकि ये एमसीक्यूज में ही नहीं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसकी परिभाषा यही मिल जाएगी आपको। निकेत किसे कहते हैं? कई जगह पे इसे ऐसे भी लिखा हुआ है, निके, नीचे भी कहा जाता है इसको, कई बुक्स में मैंने देखा है ऐसे लिखा हुआ है, नीचे। ठीक है, तो इसके शब्द ध्यान रखें, निकेत, निके, निके भी कहते हैं, नीचे भी कहते हैं, है ना, बहुत सारे इसके अलग अलग नामों से इसको पूछा हुआ है। तापमान का वह परास जो जीवों को रहने के लिए चाहिए, तापमान से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह भौतिक स्थान जहां एक जीवधारी रहता है, आधा सच है ये। जीव के पर्यावरण में सभी जैविक कारक नहीं, बायोटिक फैक्टर का इतना रोल नहीं है। एक जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहां पे वह रहता है, और यही इसकी परिभाषा है। निके क्या कहलाता है? किसी जीव के रहने की जगह पे उसकी कार्यात्मक भूमिका, मतलब कोई भी एरिया है वहां पे और भी जीव रह रहे हैं, मान लो ये जीव ए रह रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ का वातावरण, उस वातावरण में ये रह रहा है, प्लस इस वातावरण में अपनी क्या रोल अदा कर रहा है, ये क्या कार्यात्मक भूमिका है इसकी, ये उत्पादक है या उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है, मांसाहारी, एक तो ये, प्लस इसके रहने से वहां के जीवों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वहां पे रहने वाले जीवों से इसका संबंध कैसा है, ये सारी फंक्शनल जितनी भी यूनिट्स हैं वो इस जीव की क्या है, निके कहलाती है। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी जीव की फंक्शनल प्रोग्रेस जो है या फंक्शनल रोल जो है वो क्या कहलाएगा, उसका निके कहलाएगा। ठीक है, ये परिभाषा पूछी हुई है कई बार, तो इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट की तरफ चले। नेटेलिटी से क्या अभिप्राय है? वही इंग्लिश वाला शब्द है, तो फिर से मैं कहूंगी, इंग्लिश हिंदी दोनों शब्दों को ध्यान रखें। आवास को छोड़ने वाले समष्टि की संख्या, उसको तो माइग्रेशन, ई माइग्रेशन कहते हैं, है ना, बहिर्गमन, आगमन। जन्म दर, मृत्यु दर, एक आवास में व्यष्टि के जाने वालों की, आने वालों की संख्या, इसको तो आगमन कहेंगे। ठीक है, माइग्रेशन। अब मृत्यु दर को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी। और जन्म दर को क्या कहते हैं? नेटेलिटी कहते हैं। तो जन्म दर को ही क्या कहा जाता है? नेटेलिटी, जन्म लेने वालों की संख्या। तो ये हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस थे, और आई होप आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखकर बताएंगे कि कितने आपके सही हुए और चैप्टर का रिवीजन कैसा रहा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और अलग क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए